नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सिक्के का दूसरा पहलू में। और मैं हूं नीलेश फरकाड़े, आप देख रहे हैं एनरिच न्यूज। दोस्तों, कोरोना काल आया आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले इंसानों को इंसानियत जगाने का काम कोरोना ने किया। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि कोरोना ने हमें कई गलत चीजें दी, कई अपने हमसे बिछड़ गए, मगर उसके बाद भी एक चीज थी जो हमारे पास हमारी अपनी रही और वो हमें सिखाई गई। अपने आप कहें या फिर कोरोना की वजह से कहें, हर किसी ने ये जरूर सीख ली और उसे कहते हैं इंसानियत। ये वो दौर था जब जिसके पास जो जो ज्यादा है वो दूसरों में बांटने की एक आदत बन गई। उसे एहसान का रूप नहीं दिया गया, उसे किसी पुण्य कमाने का जरिया नहीं देखा गया। उसे कहा गया कि एक इंसान ने इंसान की हुई इंसानियत के नाते की हुई मदद, और यही चलती रही और 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में कई पड़ाव हमने देखे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे 2 बार लॉकडाउन के बाद संभलती हुई स्थिति, फिर लोगों द्वारा इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं लगाम न लगाने वाली चीज़ें, और फिर एक बार लॉकडाउन। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी लहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर भारत के कई हिस्सों में आ चुकी है। नागपुर इससे अछूता फिलहाल तो है, मगर कल की ही बात करें तो 10 नागपुर में भी मिल गए। दो आंकड़ों में कोरोना के पेशेंट्स की संख्या आनी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि हमें अब सतर्क हो जाना चाहिए, वरना पिछले 2 सालों में हमने जो सीखा वो निश्चित तौर पर आगे भी हमें परेशान कर सकता है और हम फिर एक बार लॉकडाउन का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा था इंसान की इंसानियत की। अब ये विषय मैंने क्यों लिया, इसके पीछे भी एक जरिया है। आपको जानकारी होगी कि कई लोगों ने इस वक्त इन 2 सालों में अलग अलग चीज़ों के माध्यम से लोगों को चीज़ें बांटी। जिसकी जितनी ताकत उसकी उतनी भागीदारी। इस हिस्से को लेकर उन्होंने लोगों की मदद तो की, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास थोड़ा उनके पास था, मगर थोड़ा उन्होंने संस्थाओं के माध्यम से बनाया। साथ ही साथ एक ऐसी संस्था जिसके माध्यम से लोगों को जो जो चीज़ें आसानी से मिलती नहीं है, जो चीज़ें काफ़ी महंगी है, जो चीज़ें आम लोगों के बस के बाहर की है, वो चीज़ें तक लोगों तक पहुंचाई। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए, ऑक्सीजन की मशीन्स हो गई। इन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम एक संस्था ने किया और उसी संस्था के सचिव हमारे साथ आज मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है नरेश जुबानी जी, जो कि समर्पण सेवा समिति इस संस्था के सचिव है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे ज़रूरी बात, ये समर्पण सेवा समिति जो संस्था है, ये संस्था एग्जैक्टली है क्या? समर्पण सेवा समिति जो है, यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं की और कार्य करने वाली एक संस्था है। समर्पण सेवा समिति का जो उद्देश्य है, नागपुर शहर नहीं, नागपुर के अलावा ग्रामीण एवं आसपास गरीब, बेरोजगार और जो भी आपातकाल स्थिति आती है, ऐसे में समर्पण सेवा समिति अपना दायित्व निभाती है। समर्पण सेवा समिति पिछले अनेक वर्षों से ऐसे कई सामाजिक कार्य समाज के लिए शहर में कर रही है। किंतु बात करें हम कोरोना काल की, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि तीसरी लहर से जो डर हमें बताया जा रहा है, अगर हम चाहें अपनी वैक्सीन जो है, हम अगर वैक्सीन के दोनों डोज प्रॉपरली लेते हैं और उसका पालन करते हैं, तो तीसरी लहर हमारे लिए एक बुखार से अधिक कुछ नहीं है। मैं सभी दर्शकों से, सभी नागरिकों से ये निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि समय पर अपना वैक्सीन लगवाएं। आने वाली जो तीसरी लहर का जो हमें बताया जा रहा है, हो सकता है कि हम उस लहर से बचें। समर्पण सेवा समिति का जो उद्देश्य कोरोना काल के अंदर में रहा, समर्पण सेवा समिति ने इस कोरोना काल के अंदर में जब प्रथम देश बंद हुआ, ऐसे में अचानक कई परिवारों पर आर्थिक संकट जो मंडराया, उस संकट को देखते हुए समर्पण सेवा समिति ने सर्वप्रथम, नागपुर शहर की दुकानें बंद थी, ऐसे में उन्होंने राशन की किट अनेक तैयार करके गरीब परिवारों तक के पहुंचाई। उसके अलावा कई कॉलेजेस, कई स्कूल, जहाँ के शिक्षकों को, यहाँ कहीं जो लोग अटके थे
उन्हें भी राशन, सैनिटाइज़र, साबुन, ऐसे कई पुलिस डिपार्टमेंट हुए, उसमें भी समर्पण सेवा समिति ने सैनिटाइज़र, साबुन, मास्क, ऐसी कई चीज़ों का वितरण इस कोरोना काल के अंदर में समर्पण सेवा समिति ने किया। एक मुख्य बात समर्पण सेवा समिति में यह रही, जब देश पूरा तरह से लॉकडाउन था, एक भी दुकान खुली न थी, ऐसे में गांव के अंदर में जो नवजात शिशुओं ने जन्म लिया, ऐसे में गरीब परिवारों पर एक डिलीवरी का खर्चा एवं उस बालक को लगने वाली ऐसी कई चीज़ें जो उस परिवार में उपलब्ध नहीं रहती, ऐसे में हमने समर्पण सेवा समिति के माध्यम से एक करीबी से दुकान खुलवाकर बेबी किट्स तैयार करवाए और उन गांवों में ऐसे परिवारों को खोजा जहां पर नवजात शिशुओं ने जन्म लिया था। नवजात शिशुओं तक के वो जब चीज़ें पहुंची, जैसे कि निप्पल हो गया, दूध की बोतल हो गई, छोटे बच्चे के कपड़े हो गए, तो मानो उस परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो समर्पण सेवा समिति ने वो कार्य तो किए। ऐसे में जब दूसरी लहर कोरोना काल की आई, आर्थिक संकट बढ़ता गया, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हमारे समर्पण सेवा समिति के माध्यम से की। कई लोगों को हमने निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दिए और उसे रिफिल भी पुनः करके हमारी संस्था ने दिया। उसके बाद जब ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ने लगे, ऐसे में हमने ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था की और हाल ही में हमारी समर्पण सेवा समिति को नागपुर शहर के लोकप्रिय सांसद श्री नितिन जी गडकरी, इन्होंने भी 5 मशीनें हमारी संस्था को दी और वो मशीनें मानव सेवा हेतु हम नागपुर शहर में चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। समर्पण सेवा समिति का एक मुख्य कार्य जो अनेक वर्षों से चालू रहा, उसका भी बेनिफिट इस कोरोना काल के अंदर में हमको देखने को मिला। हमने देखा कि लोगों को हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं थे। समर्पण सेवा समिति का एक मेडिकल बैंक जो पिछले 4 वर्षों से सुचारू रूप से शुरू है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि पूरे नागपुर में समर्पण सेवा समिति की संस्था की चर्चा है, कई लोग आप तक पहुंचते हैं, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है, ये जो आपने ब्लड बैंक की मेडिकल बैंक की जो बात की, ये मेडिकल बैंक एग्जैक्टली है क्या? काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली मेडिकल बैंक काम क्या करता है, तो इसके बारे में जरा हमें विस्तार से बताइए। इसमें समर्पण सेवा समिति जब पिछले 4 वर्ष पूर्व मेडिकल बैंक की हमने स्थापना की, उस समय नागपुर शहर के सीपी साहब भूषण कुमार उपाध्याय एवं वेद प्रकाश मिश्रा, इनके हाथों हमने वर्धमान नगर धनसंस लॉन में इसका लोकार्पण किया। मानव सेवा को अर्पित करते हुए एक मेडिकल बैंक का हमने नाम दिया इसको, और उस मेडिकल बैंक के माध्यम से हमने अनेक पलंग, व्हीलचेयर, वॉकर, एयरबेड, वॉकिंग स्टिक, लगने वाले कमोड चेयर, पेशेंट्स जब आदमी को लगता है ये सारी चीज़ें, पेशेंट एक बार घर से हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होकर के घर पर आता है तो अनेक ऐसे उपक्रम की आवश्यकता उन्हें घर पर पड़ती है। ऐसे में एक गरीब परिवार पर आर्थिक संकट मंडराता है, एक हॉस्पिटल का बोझ, एवं ऐसे में ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करना ये अपने आप के लिए बखूबी बहुत बड़ी बात होती है। समर्पण सेवा समिति ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क यह उपक्रम लोगों को देने का तय किया और पिछले 4 वर्षों से हमने अब तक 6000 से अधिक लोगों को इसका लाभ दे चुके हैं और अभी भी भविष्य में सुचारू रूप से शुरू है, जिसे हमारे संस्था के अध्यक्ष आमदार श्री गिरीश जी व्यास
एवं उनकी सारी टीम उसकी देखभाल कर रही है। और आने वाले समय के लिए हमने एक निःशुल्क एम्बुलेंस चलाने का नागपुर में निर्णय लिया है, जिसकी बुकिंग हमने शोरूम में कराई है। कुछ ही दिनों में उसका भी लोकार्पण समर्पण सेवा समिति करेगी। बिल्कुल। सवालों की दौर तो जारी रहेगी, जैसे कि समर्पण सेवा संस्था के बारे में बताने के लिए इतना कुछ और जानने के लिए भी इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम क्या सुने क्या नहीं, ऐसे भी स्थिति आ जाती है, क्योंकि हर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा मेडिकल का जहाँ पर समर्पण सेवा संस्था ने काम न किए हो, फिर चाहे वो लोगों तक मदद पहुंचाने के हो। आपने जैसे कहा कि मेडिकल बैंक के माध्यम से आप अलग अलग चीज़ें जो लोगों को लगती है, पेशेंट्स को लगती है, वो उनको मुहैया कराते हैं। जाहिर सी बात है इसमें दिक्कतें भी बहुत आई होगी, आर्थिक नियोजन के हिसाब से कहिए या फिर बाकी चीज़ों पे, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज हुई? जैसा कि आर्थिक संकट के अंदर में हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमारे संस्था के जो उसमें मेंबर्स हैं, हमने अपना व्हाट्सएप एक ग्रुप तैयार किया है और छोटे माध्यम से हमने इसकी शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे इसकी चर्चा शहर व ग्रामीण इलाकों तक के पहुंची, लोग हमारे पास में काफ़ी आने लगे। और हमारे पास में कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारे संस्था में कई वस्तुएं उस समय पर नहीं रही। ऐसे में हमने एमिजेट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उस चीज़ की जानकारी दे करके बताने की कोशिश की। तुरंत हमारे ही ग्रुप से किसी न किसी डोनर ने वो नया लेने के लिए हमारे को उसका डोनेशन दिया और हमने तत्काल उस पेशेंट को उसकी सुविधा दी। बिल्कुल, आपका और उन सारे लोगों का हमारी तरफ से विशेष अभिनंदन कि आपने ऐसे लोगों की मदद की जिन्हें उस चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मगर वो मुश्किल से नहीं ले पा रहे थे या फिर उनके पास वो लेने के लिए उतने पैसे नहीं थे। सर, ये तो बात हो गई समर्पण सेवा संस्था की। निश्चित तौर पर ये सेवा समिति बहुत ज़्यादा काम कर रही है और बहुत अच्छा तरीके काम कर रही है नागपुर में। हर नागपुर का व्यक्ति इस बारे में जानना चाहते हैं और निश्चित तौर पर आपको भी अगर इसके बारे में कोई जानकारी हो तो आपको एक नंबर नीचे दिया जाएगा जो कि प्रोग्राम के लास्ट में आपको दिखाई देगा। निश्चित तौर पर आप उसमें जुड़िए और आपको अगर इस चीज़ के ज़रिए कोई चीज़ चाहिए हो या फिर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें बेझिझक बोल सकते हैं। सर, ये तो बात होगी समर्पण सेवा समिति की, मगर आपके बारे में जानने के लिए भी हम उत्सुक हैं, क्योंकि आपके बारे में जानने के लिए हमें ये भी पता है कि आप उपाध्यक्ष भी हैं लॉयंस क्लब के, साथ ही साथ एनजीओ आघाड़ी भाजपा की जो है उसके नागपुर शहर के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ आप विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष विश्व सिंधी सेवा संस्था के आप उसमें भी आप अपना अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ साई सेवा ट्रस्ट जो पार्टी में जो अच्छा खासा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके आप ट्रस्ट भी हैं। इन सारी चीज़ों से ये दिखता है कि आप में समाज सेवा की बहुत इच्छा है, भावना प्रगाढ़ है। ये कहाँ से आई सर? ये कैसे मुड़ गए आप इस एरिया में? क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपकी कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर व्यापार करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, मगर इन सारी चीज़ों में आप किस तरह से कवर अप हो गए? होता क्या है कि मनुष्य जो है इस संसार में एक ऐसा प्राणी है जिस पर 3 प्रकार का तृण होता है। उस तृण में पहला तृण मातृ पितृ तृण एवं एक सामाजिक तृण होता है। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम अपने माता पिता की सेवा करके, माता पिता की सेवा के माध्यम से वह ऋण तो उतार देते हैं, लेकिन एक ऋण जो होता है हमारे पर, एक सामाजिक ऋण होता है। उस सामाजिक ऋण उतारने के लिए हमारा दायित्व होता है कि समाज की सेवा करना। समाज सेवा के माध्यम से हम वो सेवा जब करते हैं, मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में भगवान का वास होता है, ऐसा हम मानते हैं और उसी सेवा को देखते हुए मानव सेवा को अर्पित करते हैं सामाजिक सेवा करके। बिल्कुल, और यही एक भावना है जो हर किसी में हो, जिसके पास जितना ज़्यादा, जिसके पास जितना अच्छा, वो दूसरों को बांटने की कोशिश, इसे ही हम समाज सेवा कहते हैं और इसे ही हम इंसानियत कहते हैं, जो कि समर्पण सेवा के माध्यम से गिरीश व्यास जी और नरेश जुमानी जी के पूरे ग्रुप ने इन सारी चीज़ों को आगे लेकर ये लोग आए और निश्चित तौर पर आज भी ये सेवा लोगों की कर रहे हैं। सर, आप एनजीओ आघाड़ी के भी अध्यक्ष हैं। अब थोड़ा सा हम विषय को थोड़ा सा दूसरी ओर ले जाते हैं। एनजीओ आघाड़ी के भी आप अध्यक्ष हैं। आपने भी कई एनजीओ को देखा हुआ है, आपका अनुभव उसमें बहुत ज़्यादा है। एक अच्छे एनजीओ ने किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक एनजीओ की बात हम करें तो निश्चित तौर पर आपको भी ये समझ में आता होगा और आपका भी अनुभव होगा, मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से ये अनुभव है
कि एनजीओ में अध्यक्ष फैमिली के बड़े, सचिव फैमिली के छोटे, फिर उसके सदस्य घर के ही 4-5 लोग, और वो एनजीओ चलाते हैं और निश्चित तौर पर उसमें खुद का भी नाम बड़ा करने की सोच उनकी होती है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों से? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारी भावना जिस प्रकार की होती है उस प्रकार से हम अपने एनजीओ को डेवलपमेंट करते हैं। जहाँ हमारी स्वार्थ की भावना जुड़ जाती है और स्वार्थ के माध्यम से हम अगर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित उस एनजीओ को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। एनजीओ को प्रोत्साहन उसी को मिलता है जो सर्वधर्म समभाव, सभी जाति एवं सभी प्रकार के लोगों को लेकर के चलने में कार्य करती है। उस एनजीओ को बल मिलता है और वही एनजीओ शहर में, देश में उत्तीर्ण होकर के उसका नाम होता है। और कई एनजीओ नागपुर शहर में, जिस दिन मुझे भारतीय जनता पार्टी एनजीओ आघाड़ी की जवाबदारी अध्यक्ष के रूप में दी गई, उस समय हमने यह निर्णय लिया कि नागपुर शहर की सारे एनजीओ को जोड़ करके एक कार्य हम करेंगे और कुछ ही दिनों में हम उसकी घोषणा नागपुर शहर में सारे एनजीओ की एक बॉडी बना करके डिक्लेयर करने वाले। और नागपुर शहर में कई ऐसी एनजीओ भी हैं जो बनाने को एनजीओ उन्होंने बना के रखी है लेकिन किंतु कार्य नहीं करती। ऐसे एनजीओ की जानकारी सरकार तक के पहुंचाना ये मेरी मुख्य जवाबदारी है और ऐसे एनजीओ पर कार्रवाई कराना ये भी मेरी मुख्य जवाबदारी है। और जिन एनजीओ को केंद्र सरकार से जो मदद प्राप्त होती है और वो वाकई मदद के हकदार है या नहीं है, ये भी मेरी मुख्य जानकारी सरकार तक पहुंचानी है। और किन संस्थाओं तक के इसका लाभ पहुंचना चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार उन एनजीओ के लिए कहना चाहूँगा कि वो एनजीओ हमारे से संपर्क करें, जुड़े, ताकि हम उनको सरकारी मदद अगर हम उसको दे सकते हैं तो भविष्य में उनको उसकी मदद देवें। ये निश्चित तौर पर मेरे मन में भी ये सवाल था कि कई बार एनजीओ तो बन जाते हैं, अच्छे कार्य करने की इच्छा भी उनमें होती है, मगर उन्हें सही रास्ता मिलने में बड़ी मुश्किलें होती है। या एक तो नागपुर से स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर कोई योजना हम यहाँ लाना चाहते हैं तो एक तो 1300 किलोमीटर का ये सफ़र, 800-900 किलोमीटर का, और साथ ही साथ उसके बाद में जहाँ हमें काम करना है वो एरियाज होते हैं रूरल, जिसमें भी गढ़चिरौली जैसे एरिया हमारे विदर्भ में आते हैं। तो ऐसी जगहों पर जानकारी पहुँचाने के लिए सबसे पहले तो हमें जानकारी लेनी होती है और हमें 800 किलोमीटर जाना होता है। तो अगर ऐसी कोई जानकारी आपके संस्था के माध्यम से मिलती हो तो क्या ये निश्चित तौर पर ये एनजीओ के लिए तो कारगर साबित होगा ही, मगर इसके लिए भी कोई क्या आपकी कमेटी या फिर भाजपा की तरफ से कोई स्पेशल काम हो रहा है कि एनजीओ को स्पेशली अगर कोई खोलना चाहता है या फिर कोई रन करने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कोई मदद मिल जाए? समर्पण सेवा समिति के अलावा जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी एनजीओ आघाड़ी का भी मैं अध्यक्ष हूँ और इसी माध्यम से सारे एनजीओ को हमने आह्वान भी किया है। और कोई एनजीओ अपनी अगर नहीं बनाना चाहता है और अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जा रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जरूर मदद करेंगी और मदद कर रही है। जैसे कि आपने गढ़चिरौली का विषय उठाया, लायंस क्लब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसमें लायंस क्लब आप नागपुर के अलावा नागपुर के अंदर में लायंस क्लब की कई ब्रांचेस है। लायंस क्लब के माध्यम से गढ़चिरौली, चंद्रपुर जो नक्सलवादी एरिया है वहाँ पर भी यह कार्य किए जा रहे हैं, वहाँ पर मदद पहुँचाई जा रही है लायंस क्लब के माध्यम से। बढ़िया। निश्चित तौर पर एक है कि दोस्तों इच्छा सबकी होती है कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जो हमारे साथ साथ हमारे जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे जिस समाज में हम जीते हैं उनके लिए भी कारगर साबित हो, मगर ऐसी चीज़ों को कवर अप करने के लिए रास्ते मिलना सबसे मुश्किल काम है। और अगर भाजपा की एनजीओ आघाड़ी के माध्यम से नरेश जुमानी जी अगर ये काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कार्य है, जिससे हम कम से कम ये तो देख सकते हैं कि अगर एनजीओ को रन करना है तो किस तरह से की जाए, सरकारी मदद उसमें लानी है तो किस तरह से लाई जाए। क्योंकि एनजीओ के बारे में माफ़ कीजिएगा सर, ये बात है भी, जैसे मेलघाट का हम उदाहरण लेते हैं, मेलघाट में जितने गाँव नहीं उससे ज़्यादा वहाँ पर एनजीओ है और साथ ही साथ वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि वो गाँव जस के तस है, जबकि उन सभी का काम उन गाँव के उत्थान और विकास के लिए काम करना है।
मगर आज तक वहाँ पर यही समझ में नहीं आता कि सरकारी मदद वहाँ पर मिलती है तो कितनी मिलती है, और साथ ही साथ सरकारी मदद वहाँ पर उनको पहुँचती है तो उनका कितना एरिया, कितनी चीज़ें, कितनी जगह, कितनी बातें उन लोगों तक पहुँच पाती है। क्योंकि मेलघाट की स्थिति बदली नहीं, आज भी कुपोषण का आंकड़ा वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों में जो एनजीओज वर्क कर रहे हैं वो एनजीओज कहीं ना कहीं कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पे क्या टिप्पणी देंगे? एनजीओज तो कम नहीं पड़ती है, हालांकि सही एनजीओज के हाथ में ये कार्य नहीं आता है, इसीलिए वहाँ तक के उतनी पहुँच नहीं पाती है मदद। अगर सही एनजीओज के माध्यम से अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि भविष्य में वहाँ कोई तकलीफ नहीं हो सकती। वहाँ पर सही एनजीओज कार्य करें तो वहाँ की घटना कुछ बदल सकती है। और जैसे कि कोरोना काल के अंदर में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से भी जब कार्य किए गए, उसमें जब ट्रेनें बंद थी, ट्रेनों में भी हमने वो सुविधाएं पहुंचाए जो स्पेशल ट्रेन गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई थी। उस समय कैंटीन बंद थे, भोजनालय बंद थे, पानी तक नहीं था। उस समय हमने पानी, जूस, बिस्किट, वेफर्स, खाना, ये सारा एनजीओज के माध्यम से हमने किया है। एनजीओज काफ़ी है शहर के अंदर में, लेकिन उसको करने वाले व्यक्ति कौन है उस पर ही निर्भर होता है। उसकी जानकारी भी लोगों तक कम है, ये बिल्कुल है। तो दोस्तों, किस्से ऐसे हैं कि आप अगर किसी अच्छे काम की शुरुआत करना चाहते हैं और किसी अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो सिर्फ शुरुआत कीजिए, रास्ते अपने आप बनेंगे और निश्चित तौर पर मंजिल भी मिलेगी। मंजिल मिल सके या ना मिल सके, मगर दिल को एक सुकून जरूर मिलेगा कि हमने एक अच्छा काम किया, एक अच्छे काम की कोशिश की। हमारे साथ थे नरेश जुवानी जी, जो कि व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे स्टूडियो तक आए और हमें उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और आपने इतनी खूबसूरत जानकारी हमें दी। दोस्तों, इसी तरह के प्रोग्राम्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे एनरिच न्यूज़ के माध्यम से। फिलहाल नीलेश फरकाड़े को दीजिए इजाजत, देखते रहिए एनरिच न्यूज़।